अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक पिछली टॉपिक से रिलेटेड ही है। पिछली वीडियो में हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, जिसमें हमने बियर्ड लैम्बर्ट लॉ पढ़ा था। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की आज हम एप्लीकेशन, उसकी लिमिटेशन और उसका जो है वो नॉर्मल बिहेवियर से डेविएशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ये है कि अगर हम यानी मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को मेजर कर लें तो इसको मेजर भी कर सकते हैं बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से। इसको मेजर करने के लिए हम ए और सी के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ए एब्जॉर्बेंस और सी कंसंट्रेशन है। इस ग्राफ को प्लॉट करके इससे हम ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमारे पास मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट यानी ई और लैम्ब्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सा कलर्ड सब्सटेंस जो है वो मौजूद है। लैम्ब्डा मैक्सिमम यहाँ पे वो वेवलेंथ है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो, ठीक है, यानी रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस की वैल्यू मैक्सिमम आए, जिस वेवलेंथ की वैल्यू पे उसे हम लैम्ब्डा मैक्सिमम कहेंगे। तीसरी हमारे पास एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम इस बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो है वो अननोन सब्सटेंसेस के अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हमारे पास हैं लिमिट्स। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की कुछ लिमिट्स हैं और सबसे पहला ये है कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लाइट एक कलर की नहीं है, ठीक है, तो ये उस एनालिसिस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यही वजह है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में जब हम इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करते हैं, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ यानी बियर्ड लैम्बर्ट लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं किसी सैम्पलिंग पे। तो जब हम इसकी करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसमें हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, जिसमें हमने एक प्रिज्म रखा होता है, जिसका मकसद ही ये है कि लाइट्स को स्प्लिट अप करना और फिर इसकी सेकंड स्लिट का मतलब होता है, मकसद यही होता है कि उसमें से सिर्फ एक किस्म की लाइट को, एक कलर की लाइट को ही गुजरने दे। यही वजह है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट पे ही बियर्ड लैम्बर्ट लॉ एप्लीकेबल है। अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक यानी एक कलर की या फिर एक वेवलेंथ की नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी ये है कि लो कंसंट्रेशन रेंज पे बियर्ड लैम्बर्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सैंपल के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो उनमें इंटरेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और इंटरेक्शन की वजह से इसके जो हैं और इंटरेक्शन की वजह से रिज़ल्ट जो है वो वैलिड नहीं आएंगे। तीसरी हमारे पास जो है वो एक इसकी लिमिट ये है कि ये लो इंटेंसिटी रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है। हायर इंटेंसिटी पे जाके ये सही रिज़ल्ट नहीं देता। हाँ जी, अब हमने पढ़ा था कि जो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है, इसमें एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। लेकिन बाज़ टाइम जो है वो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ इस स्ट्रेट बिहेवियर से डेविएट कर जाता है। इस डेविएशन की कुछ वजूहात हैं। इस डेविएशन की क्या वजूहात हैं वो हम देखते हैं। उनमें से एक तो ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस आपके सैंपल के अंदर मौजूद है, यानी सैंपल आपका प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर आपका सैंपल प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है, यानी सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है, तो फिर जो है वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर जाएगा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। दूसरा ये है कि अगर आपने मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ नहीं की, लाइट ऑफ नॉट सिंगल वेवलेंथ, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट नहीं है, मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं है, तो फिर भी इसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। पॉलीमराइजेशन ऑफ स्पीशीज़ ड्यूरिंग मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के दरमियान अगर कोई स्पीशी पॉलीमराइज हो जाती है तो इसकी वजह से भी रिजल्ट सही नहीं आएंगे। एसोसिएशन, डाइसोसिएशन, आयनाइजेशन ऑफ सल्यूट, यानी सल्यूट जो है वो डिसोसिएट
क्रिएट हो गया है, आयनाइज हो गया है, तो इसकी वजह से भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे और ये अपने एक्चुअल बिहेवियर से डेविएट हो जाएगा। इम्प्रॉपर स्लिट विथ, आपने जो स्लिट्स यूज़ की हुई हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, उसकी जो विथ है वो अगर प्रॉपर ना हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इज़ इन कलर्ड कंपाउंड, अगर कोई कलर्ड कंपाउंड है या सैम्पल मटेरियल में जो कंपाउंड मौजूद है उनमें अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो इस वजह से भी ये अपने एक्चुअल बिहेवियर से डेविएट कर